नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। देश और दुनिया में रहने वाले के न्यूज़ के तमाम करोड़ों करोड़ दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। होली का त्यौहार है, रंगों की फुहार है, लेकिन इन सब के बीच सवाल आज हर भारतीय के दिल में है, खासकर उन घटनाओं के बाद जो उत्तर प्रदेश में घटी हैं और देश के अन्य भागों में घटी हैं। हम रोज देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि इसे खत्म करना बहुत बड़ी चुनौती है। चाहे वह सरकारी विभागों में काला धन हो, घटिया निर्माण सामग्री की बात हो, पत्रकारों की हत्या जैसे गंभीर मामले, या फिर जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर का सुसाइड। हर कदम पर हमें भ्रष्टाचार का कुरूप चेहरा दिखाई देता है, लेकिन क्या हम चुप रहकर इसे सहन करते रहेंगे? बुराई को जलाकर, रंग गुलाल उड़ाकर होली का त्यौहार तो हर साल मनाया जाता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर भ्रष्टाचार की होली कब जलेगी? भ्रष्टाचार की होली तब तक नहीं जल सकती जब तक समाज और सरकार, शासन, सत्ता तंत्र इस पर मिलकर आग ना लगाएं। जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और होना होगा, और उन्हें अपनी आवाज़ उठानी होगी। सरकारी विभागों में बैठे अफसरों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, हर मामले में कड़ी कार्रवाई करनी होगी। आज नहीं तो कल एक स्वच्छ और सभ्य समाज के लिए भ्रष्टाचार की होलिका दहन तो करना ही होगा, तभी हम सच्चे बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं। भ्रष्टाचार की होली तब तक नहीं जल सकती जब तक एक नागरिक और एक सरकारी अधिकारी इसे खत्म करने का संकल्प नहीं लेता, या यूं कहें कि समाज और जो शासन सत्ता का तंत्र है, सिस्टम है, जब तक वो भ्रष्टाचार में रंगा होगा तब तक भ्रष्टाचार को जलाया नहीं जा सकता है। एक बार दुखद घटनाओं से हम रूबरू हैं और बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें हमारे सामने आई हैं, और भ्रष्टाचार के खिलाफ या उसकी मुखालफत में खड़े होने वाले पत्रकार को सीतापुर में गोलियों से छलनी कर दिया गया। कहा जाता है कि गाजियाबाद में एक जीएसटी अधिकारी पर कुछ नाजायज करने का दबाव था, इसलिए उसने कूदकर, अपनी ही बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली। तो ये सब बहुत सारे सवाल हैं, और मंथन में आज यही सवाल है कि भ्रष्टाचार की होली कब जलेगी। होली से चंद दिन पहले सीतापुर के में दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के खून से भ्रष्टाचारियों ने होली खेल दी, उनकी हत्या कर दी गई। अब नेता, जो विपक्षी दल के नेता हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि उनका संस्थान भी राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार के साथ खड़ा नहीं है। इसी तरीके से गाजियाबाद में जीएसटी उपायुक्त ने आत्महत्या कर ली, और उनकी पत्नी कह रही हैं कि कतई ये साधारण घटना नहीं है, वो उन्होंने बीमारी से उपकर नहीं बल्कि व्यवस्था से तंग आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली है। ये 3 तस्वीरें हैं। घटिया निर्माण वाला भी भ्रष्टाचार आपके सामने है। सीतापुर के विधायक सिधौली में जाते हैं मनीष रावत, और वो गौशाला निर्माण की पोल खोल देते हैं, ईंटों से मार मार कर सारा निर्माण टूट जाता है। ईंटें भी घटिया हैं, और सीतापुर में ही घटिया निर्माण की बात है। सीतापुर में पत्रकार की हत्या है, और गाजियाबाद में डिप्टी कमिश्नर ने सुसाइड कर लिया है, क्योंकि ऐसे माहौल का निर्माण उनके दफ्तर में हुआ कि जिससे दबाव में आ गए। अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भ्रष्टाचार पर चोट की। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सीतापुर में पत्रकार की हत्या की गई, वो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे। शासन सत्ता उनकी रक्षा नहीं कर पाई, उनका संस्थान भी उनके साथ खड़ा नहीं है। आज तक कोई मामला अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसी तरह अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक की सबसे भ्रष्टतम पुलिस है, थानों में भ्रष्टाचार अपार है। ये बहुत बड़ी बात है। पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में माता प्रसाद पांडेय ने भी थाना तहसील के भ्रष्टाचार पर उंगली उठाई थी। तो कुल मिलाकर पत्रकार की हत्या, जीएसटी कमिश्नर जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनकी आत्महत्या, और सत्ता दल के ही विधायक मनीष रावत ने अपनी ही
जो व्यवस्था है, अपनी ही व्यवस्था की उन्होंने खुद पोल खोल दी और जो निर्माण सामग्री वहाँ इस्तेमाल की जा रही थी वो बेहद घटिया थी। गौशाला बंद रहा। तो अब ये एक नज़ीर है, एक नमूना है सीतापुर की सिधौली का ये गौशाला। बाकी उत्तर प्रदेश में कितनी गौशालाएँ बननी होंगी। मोरंग की जगह वहाँ पर डस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, काली सीमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है, घटिया सामग्री इस्तेमाल की जा रही है। तो इस भ्रष्टाचार का जो पैसा है, इसकी कमाई है, काली कमाई है, वो किसकी जेब में जा रही है। और क्या होलिका के दिन इस पर बात नहीं होनी चाहिए या रोज़ इस पर बात नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं इस बात का समर्थक हूँ कि कोई दिन इसके लिए मुकर्रर होना चाहिए, लेकिन मीडिया को मज़ा आता है कि संभल में हिंदू मुसलमान करने में, मीडिया को मज़ा आता है कि औरंगजेब की कहानी सुनाने में, मीडिया को मज़ा आता है कि पाकिस्तान में क्या हो गया। हिंदुस्तान की हालत देखिए भाई, कैसे काम चलेगा। यहाँ अगर हम भ्रष्टाचार के जो दानव को हम जला नहीं पाए तो फिर हमारा देश कहाँ जाएगा। और ये सवाल खड़े होते हैं जब सरकार की नीतियां और सिस्टम की निगरानी के बावजूद ऐसे काम हो। मुख्यमंत्री बार बार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ, तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कब तक भ्रष्टाचार की भेंट आम आदमी और लोग चढ़ते रहेंगे। और ये पैसा, गौशाला किसके पैसे से बंद रही? हमारे पैसे से, आपके पैसे से। और उसका जो हमारा आपका पैसा किसकी जेब में जा रहा है? जीएसटी कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। कि अगर उसमें कोई भ्रष्टाचार है तो फिर उसका सवाल भी तो हम ही पूछेंगे। अगर राघवेंद्र वाजपेयी किसी तरह के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे दैनिक जागरण अखबार में और उनकी हत्या हो जाती है तो किसकी जिम्मेदारी है? कौन आवाज़ उठाएगा? अगर एक राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या हो गई तो फिर कौन करेगा? कौन पहरेदारी करेगा? मीडिया ही करता है ना। और मीडिया को गोली या बोली, कैसे काम चलेगा? तो ये क्या इसी तरीके से लोग भेंट चढ़ते रहेंगे और जो तंत्र है वो खामोश रहेगा, मूक रहेगा, देखता रहेगा। और अगर कोई पत्रकार इस पर आवाज़ उठाएगा, अखिलेश यादव ने कहा है कि आप आवाज़ उठाओगे तो जेल चले जाओगे, गाली मिलेगी, और इससे भी नहीं मानोगे तो आपको गोली मिलेगी। तो अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, उसको सुनिए। जो इनका भेदभाव है और कुछ ही लोगों पे भरोसा कर करके उन्हीं से सब काम लेना, उन्हीं से सब काम करवाना, उसका परिणाम क्या है कि हाईएस्ट लेवल का करप्शन है पुलिस विभाग में। अभी तक का हाईएस्ट लेवल का करप्शन है और अपने कुछ लोगों को खुश करने के लिए कुछ लोगों पर कार्रवाई लगातार हाईएस्ट लेवल पर करप्शन है। और उसका उदाहरण कई हैं। पुलिस विभाग का इतना करप्शन उत्तर प्रदेश के लोगों ने कभी नहीं देखा होगा जितना हो रहा है। और हर तरह का करप्शन, जितने तरह के करप्शन होते हैं, हर तरह का करप्शन पुलिस विभाग में है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इतना करप्शन उत्तर प्रदेश ने कभी नहीं, पुलिस विभाग में इतना करप्शन, ओफो, बहुत ज्यादा। अब जो जीएसटी डिप्टी कमिश्नर जीएसटी जिन्होंने आत्महत्या की है गाजियाबाद में, अपने घर से कूदकर, घर की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली, उनकी पत्नी अपर्णा सिंह कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, उन पति को फर्स्ट स्टेज का कभी कैंसर प्रोस्टेट का हुआ था, लेकिन वो क्योर थे। वो कहीं डिप्रेस नहीं थे, तमाम लोगों को रास्ता सुझा चुके थे, दिखा चुके थे कि किस तरह इलाज कराना है। तो ये जो प्रचारित किया जा रहा है कि कैंसर की बीमारी से तंग आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली, ये झूठा है। उन पर दबाव था, उन्हें कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया जा रहा था कुछ गलत काम करने के लिए। अपर्णा सिंह को सुनिए। नहीं, ही वॉज द सर्वाइवर। इसको नहीं कहेंगे कि वो जूझ रहे थे। ही वॉज वेरी गुड पेशेंट ऑफ द कैंसर, और उन्होंने अपने अलावा भी बहुत अपने करीबियों का भी इससे इलाज बहुत अच्छे से कराया, चाहे वो मेरी सिस्टर इन लॉ हो या मेरे फादर इन लॉ हो। इनका कैंसर हम लाइफ थ्रेटनिंग नहीं मानते हैं, नेवर। वो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इट इज सेड इट इज नॉट लाइफ थ्रेटनिंग। तो जो भी था इस बीच कहीं ना कहीं उनका एक ऑफिशियल मेंटल प्रेशर, उनको शायद इसको हमारे विभागीय लोग समझ पाएंगे, मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा था। आपके जो ये व्यवस्था है, आपकी ये व्यवस्था के शिकार हुए हैं। अगर इस बात का कोई जवाब देने को लायक हो तो मुझसे बात कर सकता है।
अपर्णा सिंह कह रहे हैं कि वो व्यवस्था का शिकार हुए हैं और विभाग के लोग इस बात को बहुत भली भांति जानते होंगे कि क्या व्यवस्था है। अखिलेश यादव ने उस व्यवस्था के बारे में बता दिया कि शायद संजय सिंह को कोई गलत काम करने के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट में प्रेशराइज किया जा रहा था और इस वजह से संजय सिंह ने अपने ही बिल्डिंग की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। लेकिन न कारखाने में तूती की आवाज दब गई। कौन ये प्रचारित किया गया कि संजय सिंह कैंसर पीड़ित थे इसलिए आत्महत्या कर ली। बहुत सारी इस तरह की घटनाएं हैं। राघवेंद्र वाजपेयी का मर्डर सनसनीखेज है। अभी तक कोई आधिकारिक जवाब राघवेंद्र वाजपेयी के मर्डर में अभी तक शासन सत्ता तंत्र से नहीं मिला है। और अगर कोई सवाल पूछेगा तो शासन सत्ता से ही पूछेगा ना भाई, किससे पूछेगा? विपक्ष से पूछेगा क्या सवाल? अगर कोई घटना होगी और आपने अगर उत्तर प्रदेश की व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी अगर उत्तर प्रदेश की जनता ने दी है, देश की व्यवस्था चलाने की जिम्मेदारी जिन लोगों को देश की जनता ने दी है, सवाल उन्हीं से बनेगा। सवाल विपक्षी दल भी पूछेंगे, हम भी पूछेंगे, जनता भी पूछेगी। तो अखिलेश यादव वही कह रहे हैं कि अगर व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार उसको उजागर करोगे तो गाली मिलेगी, गोली मिलेगी और मुकदमा मिलेगा। हमारे साथ मेहमानों का पैनल धीरे धीरे जुड़ रहा है। हमारे साथ आरिफ किदवई सोशल एक्टिविस्ट हैं, जुड़ गए हैं। आरिफ किदवई, बहुत स्वागत। हयात उमर साहब वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक के हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयप्रकाश पूर्व IPS हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और व्यवस्था को लेकर मुझे लगता है कि हमारे पास समाज है, कार्यपालिका है और जिसे चौथा स्तंभ सो कॉल्ड हम कहते हैं वो पत्रकारिता है। तीनों लोग हमारे नुमाइंदे इसमें हैं। बहुत बहुत स्वागत सभी मेहमानों का और आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। सीधे जयप्रकाश की तरफ मैं रुख करूंगा। जयप्रकाश जी, इस तरीके की घटनाएं, चाहे राघवेंद्र वाजपेयी का मर्डर हो, चाहे आप देखिए गाजियाबाद की घटना हो, उसे कहा जा रहा है कि भाई वो कैंसर पीड़ित थे लेकिन उनकी पत्नी चीख कर रही व्यवस्था का शिकार हो गए, वहाँ कोई प्रेशर था। GST डिप्टी कमिश्नर, भाजपा के ही विधायक जी खुद जाते हैं और वो भ्रष्टाचार के पोल खोल देते हैं सीतापुर में ही मर्डर हुआ है। एक तो मैं सीतापुर के बारे में बात करना ज़्यादा चाहूँगा कि भाई दूसरी घटना, एक घटना में हत्या हो जाती है, दूसरे में विधायक जी जाके देखते हैं तो पूरी गौशाला में ही भ्रष्टाचार है। तो मुझे लगता है क्या सीतापुर कुछ ज़्यादा ही वहाँ कुछ गड़बड़ है। और इस तरह की चीज़ों, भ्रष्टाचार, ये क्या कहीं ना कहीं इसकी होली नहीं जलनी चाहिए क्या जयप्रकाश जी? नहीं, निश्चित रूप से आपका जो प्रश्न है वो एकदम बिल्कुल वाजिब है। और जैसा कि हम सब मानते और जानते हैं कि होली का पर्व बुराइयों के दहन के रूप में ही जाना जाता है और अच्छाई की जीत कही जाती है। भ्रष्टाचार रूपी दानव पूरे समाज को और देश को खोखला कर चुका है। यह जो चौथा स्तंभ है ये इन चीजों को उजागर करता है, तो इससे और प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कि जिससे ये हमारी गंदगी सामने आ सके और हम उसे करेक्ट कर सके, समाज को और देश को बेहतर दिशा में ले जा सके। और इन कारणों से यदि पत्रकार को शहीद होना पड़ा है तो ये समाज के लिए बहुत चिंता की विषय है। वो सबके लिए है, पत्रकार बंधुओं के लिए भी चिंता का विषय है और समाज के लिए भी चिंता का विषय है कि जो लोग सामाजिक और तंत्र की बुराइयों को उद्घाटित कर रहे हैं वो सुरक्षित नहीं होंगे तो तंत्र और कमजोर होता जाएगा। निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चौहान साहब, ठीक बात है, बड़ी अच्छी बात आपने कही, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही और ये सामान्य तौर पर यही प्रक्रिया पानी जानी चाहिए, इसी तरीके से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन देखने में आ रहा कि अगर आरोपी या अपराधी कहीं न कहीं उनको अगर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और वो राजनीतिक संरक्षण सत्ता दल से प्राप्त है तो फिर जाहिर सी बात है पुलिस को मुश्किलें कहीं ना कहीं होती हैं इस तरीके की कार्रवाई करने में। और हम जब इस वक्त बात कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ की सरकार है जिन्होंने माफिया का दमन किया है और बार बार जीरो टॉलरेंस की बात उनके मंत्री और खुद मुख्यमंत्री भी करते हैं। आरिफ किदवई, आपकी तरफ मैं आ रहा हूं, किस तरीके के भ्रष्टाचार और किस तरीके का प्रेशर आप समाज में देखते हैं, क्योंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज में काम करते हैं? आरिफ किदवई। सर मैं तो देख रहा हूँ यहाँ पर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं हम। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अहम मुद्दे पर हमको बुलाया, आज से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि आजकल टीवी डिबेट में तो भ्रष्टाचार मुद्दा ही नहीं है। आजकल हिंदू मुसलमान और इंडिया पाकिस्तान चल रहा है,
आपने इतने अहम मुद्दे पे डिबेट में बुलाया, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार करता जी। हूँ। और देखिए, आपने इतना अहम मुद्दे जो बुलाया हुआ है, भ्रष्टाचार तो आप देख ही रहे हैं, हर जगह फैला फैला हुआ है। कहीं ऐसा नहीं कि भ्रष्टाचार नहीं है, हर जगह हो रहा है। कंस्ट्रक्शन जहाँ हो रहा है, जहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, और उसमें कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। आप इतनी हिम्मत जुटा रहे हैं कि सरकार के खिलाफ सवाल पूछ रहे हैं, तो थोड़ा आप भी अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखिएगा कि जितना भी आप जो सवाल उठा रहे थे, आपके सामने देखिए क्या उनका हाल हुआ है। तो सवाल बिल्कुल करना, जो चौथा स्तंभ कहा गया है सोशल मीडिया या मीडिया, तो अगर आप सवाल नहीं उठाएंगे तो सवाल किससे पूछेंगे? सत्ता से पूछेंगे। सत्ता तो जवाब दे नहीं रही है, वो बच रही है। डेवलपमेंट करने के नाम पे भ्रष्टाचार हो रहा है, सब कुछ आपके सामने है। और अगर यही आप करंट में देखिए, जहां देखिए हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार भरा पड़ा है, कौन सवाल उठाए? और कैसे हम लोग डेली एक्टिविटीज है, अगर कोई जन सूचना आरटीआई मांग लेते हैं तो सूचना नहीं मिलती वहां पर लोगों को। तो ये दिक्कतें तो आ ही रही हैं। सवाल तो उठाना पड़ेगा पड़ेगा, नहीं उठाएंगे कैसे काम चलेगा ये सब? नहीं, आरिफ साहब, अगर आरटीआई की बात करें तो आरटीआई एक बड़ा हथियार है, और सूचना का अधिकार 2005 में जब ये आया सूचना तो नहीं बहुत मिल पा बड़ा रही है। हथियार है वो। 2019 की सूचना मांगा, 2024 तक नहीं मिल पा रही। अच्छा। सर, एक भ्रष्टाचार, अभी समझिए कई ऐसे डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार हो गए हैं। अभी चलिए मैं करंट का बता रहा हूँ आपका, देखिए क्या होता है करंट में। सर, परिवहन विभाग में अभी वैकेंसी आई थी, क्या कहते हैं उसका, डिपो मैनेजर की पोस्ट आई थी। जी। उस वैकेंसी को पोर्टल, सेवा एजेंट पोर्टल में लगाया गया था, और सेवा एजेंट पोर्टल में जो कंपनी पाई थी टेंडर, उस कंपनी ने वैकेंसी को अपने पोर्टल पे रिफ्लेक्ट किया, अपना आवेदन लिया, और उसके बाद एग्जाम, उसने खुद पेपर बनाए, खुद एग्जाम कराया, जी। और जो एग्जाम का रिजल्ट आया वो अपने पोर्टल पे किया। उसका इंटरव्यू डिपार्टमेंट कर रहा है, रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुआ है। करंट में सेवा आयोजन। आरिफ, आपकी आवाज नहीं मिल रही है, मैं आरिफ की आवाज ठीक की जाए। करंट टाइम पे मैं जो आपको बता रहा हूँ कि सर, भ्रष्टाचार बहुत बुरी तरह से है, अभी चल रहा है सब मौके पे। अगर मैं आपको डिटेल ऑन रिकॉर्ड दे सकता हूँ कि परिवहन विभाग में वैकेंसी आई है डिपो इंचार्ज की। डिपो इंचार्ज की वैकेंसी सेवा एजेंट पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होती है। जो लोग आवेदन करते हैं, उनका इंटरव्यू नहीं किया जाता है। जो कंपनी पे 800 रुपए की फीस जमा करते हैं, उनका रिटर्न एग्जाम होता है, और रिटर्न एग्जाम कंपनी खुद बना रही पेपर, और खुद एग्जाम करा रही है। जो प्राइवेट कंपनी है, जो उनके अपने लोग हैं, उनको पेपर पहले से दे दिया जाता है। और ये देखिए, जो एडमिट कार्ड उन्होंने जारी किया है, एडमिट कार्ड में एक तरफ डिपार्टमेंट का लोगो और एक तरफ प्राइवेट कंपनी का लोगो लगा करके एग्जाम कराया, इंटरव्यू कराया, अभी रिजल्ट पेंडिंग है इसका। सामने भ्रष्टाचार है। ठीक बात है, ठीक बात है। हयात उमर साहब की तरफ मैं रुख करूंगा। हयात उमर साहब, इस 4 घटनाओं का जिक्र आज मैंने भी किया है, और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश यादव ने भी 4 घटनाओं का जिक्र किया है। राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के बाद उन्होंने कही है कि जिस संस्थान के लिए वो काम करते हैं वो संस्थान भी उनके साथ नहीं खड़ा। दैनिक जागरण की वो बात करते हैं अखिलेश यादव। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी उन्हें नहीं बचा पाई। दूसरी घटना, जीएसटी कमिश्नर को लेकर जिक्र किया कि उनको विभाग में कुछ ऐसा करने को कहा जा रहा था, दबाव डाला जा रहा था, इसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी के सिधौली में विधायक मनीष रावत खुद गए और उन्होंने पूरी गौशाला निर्माण की खुद पोल खोल दी, तो अभी उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और अखिलेश यादव चौथी बात कर रहे हैं कि थाना चौकियों में उत्तर प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार तो कभी हुआ ही नहीं। तो आज हम होलिका दहन करेंगे, होलिका दहन का दिन है, और ये कहा जाता है कि बुराइयों पर अच्छाइयों की जीत का त्यौहार है ये। तो ये भ्रष्टाचार, इससे ये कौन मिटाएगा? ये किस दिन वो दिन आएगा जिस दिन हमें भ्रष्टाचार की होलिका का हम दहन करेंगे? हयात, अनम्यूट करिए। हाँ साहब, अनम्यूट करिए। जी, सबसे पहले तो आप सभी सज्जनों को, सब पैनल में बैठे सभी लोगों को, आपके दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपको शायद आवाज आ रही होगी। हाँ, मिल रही। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया दर्शकों की तरफ से आपका, बहुत आभार। खैर मकदम, बोलिए हयात साहब। देखिए, सरकार 2014 में जब देश के स्तर पर सत्ता परिवर्तन हुआ, उस वक्त
भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा था 2014 में, और तमाम भाजपा ने तब सरकार नहीं थी, भाजपा ने तमाम मुद्दे उठाए जी इसमें, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, पता नहीं कौन कौन से घोटाले उठाए। ये बात है 2014 की, और ये चल रहा है 2025। इन 10 सालों में जिन घोटालों को उठा करके, जिस भ्रष्टाचार को मुद्दा बना करके मोदी जी ने तत्कालीन जो हमारे प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा था कि वो रेन कोट पहन के नहाते हैं। इसको बहुत प्रमुखता से इस पे कहा था, इससे बहुत बहुत हो हल्ला भी हुआ था जी। सब उनके आसपास सब भ्रष्टाचार हो रहा है, बस वो रेन कोट ओढ़े हुए हैं जी। बाथरूम में नहाते हैं रेन कोट पहन करके। ये बात है 2014 की, उसके 10 साल हो गए। इन 10 सालों में क्या कोयला घोटाला में, 2G घोटाला में, टेलीकॉम घोटाले में, आप एक कॉमनवेल्थ घोटाले में, जो प्रमुख घोटाले थे, किसी भी व्यक्ति को अब किसी भी अदालत से एक दिन की भी सजा हुई है? जी। क्या ये लोग कोई दोषी पाए गए हैं? फर्स्ट इंस्टेंस 2017 में, शायद 17 ही था, मोदी जी ने, 17 था या 18 था, 18 था, 18 में मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा की और कहा इससे काला धन वापस आ जाएगा। पूरा 3 महीने तक पूरा देश लाइनों में लगा रहा। क्या बता सकती है सरकार कितने रुपया काला धन के रूप में उसने बरामद किया? गुजरात में एक व्यापारी के यहां 1100 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई थी, आपको याद होगा जी। बाथरूम में टाइलें तोड़ करके निकाला गया था, महेश शाह नाम था उनका जी। वो आज कहां है? जेल में है, फरार हो गए हैं, दोष मुक्त आरोप मुक्त कर दिए गए हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। क्या किसी को स्टेटस पता है? शायद किसी को नहीं पता हो। ठीक बात। अब 2 साल पहले मोरबी में पुल का हादसा हुआ, 114 शायद 114 लोगों की जान गई। जी जी। और जिस कंपनी ने वो पुल बनाया था, उस कंपनी के जो निर्देशक, डायरेक्टर थे, जो मालिक थे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने में, जांच होकर मुकदमा दर्ज होने में 2 महीने लगे थे। और आज उनको एक भी दिन की अभी तक उनको सजा नहीं हो पाई है। केस केवल चल रहा है, वो जमानत पर 1 हफ्ते के बाद ही बाहर आ गए थे, केवल 1 हफ्ते के बाद बाहर आ गए थे जमानत के बाद। ये तो एक आपको मैंने उदाहरण दिए, ये छोटे इस तरह पे तो मैं आपको मतलब लाखों करोड़ों उदाहरण है, ये तो बड़े बड़े उदाहरण हैं जिन पर मीडिया में हफ्तों बहस हुई है, चर्चा हुई है। एक कब संस्थान है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वो पूरे वैश्विक स्तर पर, आप भी जानते होंगे, आपने भी नाम सुना होगा जी जी। वो वैश्विक स्तर पर राष्ट्रों की, देशों की भ्रष्टाचार पर अपनी रिपोर्ट देती कि उनकी रैंकिंग क्या है, उनका स्कोर क्या है, उनकी रैंकिंग क्या है। और वो 100 के स्कोर पे नंबर देती है ईमानदारी पर। बेसिकली वो भ्रष्टाचार की नहीं, वो ईमानदारी की रैंकिंग देती है, उससे आप भ्रष्टाचार का अंदाजा लगाते हैं। उसमें टॉप पर फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ये सब रहते हैं हमेशा। भारत की रैंकिंग 2014 में 50वीं थी, 170 देशों में 85 थी। और चूंकि भ्रष्टाचार इस सरकार का, भाजपा का प्रमुख मुद्दा था, तो मुझे लगता था कि 2014 से हम शायद
75 पे या 60 पे पहुंच गए होंगे। हमारी रैंकिंग अब 97 है। गजब हो गया, तो और बढ़ गए आगे। 85 थे हम 2014 में। ये मेरे पास ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट रखी हुई है, ये मैंने अभी अभी डाउनलोड की आपकी बातचीत चलते वक्त ही, और इसमें बहुत स्पष्ट रूप से ये देखिए आप, भारत को 96 है जी 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 जी, और हमको 100 में, ईमानदारी में 100 में सिर्फ 38 नंबर मिले हैं। हमारे बाद जो देश हैं वो है घाना, युगांडा, पाकिस्तान। हम बस थोड़ा सा उन्हीं से 2-4 नंबर आगे ला करके, बस जैसे कहते हैं 33 नंबर में यूपी बोर्ड पास करता है तो हम 38 नंबर ले आए। हाँ, मतलब घिसट के घुटनों के बल रेंग वेंग के पहुंच गए हैं हम लोग। क्या आप भी इतना लंबा अरसे रिपोर्टिंग में रहे हैं, मैं भी रहा हूं, तमाम विभाग आपने भी देखे, हमने भी देखे, चाहे वो यूपी की सरकार हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो दिल्ली हो, कोई एक ऐसा स्टेट बता दीजिए, कोई एक ऐसा स्टेट जहां पर थाने में या आपके तहसील में या आपके जिला न्यायालय, कोर्ट यानी सत्र न्यायालय जो कहलाते हैं, सेशन कोर्ट्स में, मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कोई बात नहीं करूंगा, सेशन कोर्ट जो कहलाते हैं, उनमें आपको एक कागज भी अपने आप इधर से उधर हो जाता हो, एक कागज भी स्वतः आपके काम हो जाए, ऐसा आप एक उदाहरण आप नहीं दे सकते। नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप मामूली सी बात है, आप सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के दिखा दीजिए। आप हर साल लाखों आदमी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है, लाखों, बल्कि इनफैक्ट कहना चाहिए करोड़ों देश में, और एक भी ड्राइविंग लाइसेंस, एक सिंगल ड्राइविंग लाइसेंस में बात कर रहा हूं मैं, ठीक बात। आप एक भी ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवा के दिखा दीजिए। आप चले जाइए, ऑनलाइन पोर्टल है, आप चले जाइए, आप अप्लाई करिए, आप बनवा के दिखा दीजिए। एक भी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आप बनवा के दिखा दीजिए। अब बन जाएगा कि बिना पैसों के नहीं बनेगा? वही हयात वही कह रहे हैं, बन जाएगा कि बिना पैसों के नहीं बनेगा। अभी मैंने अपने बेटे का अभी हयात और आप दोनों को रोक रहा हूं, मुझे ब्रेक पर जाना है। काफ़ी देर से मुझे कहा जा रहा है कि मैं ब्रेक पर जा रहा हूं, मुझे जाना चाहिए ब्रेक पर, तो मैं जा रहा हूं। कब जलेगी भ्रष्टाचार की होली? आज होलिका दहन के दिन हम इस बात को कर रहे हैं, और सवाल यही है, 3-4 घटनाओं को हमने लिया है और आज इस पर सवाल उठाया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता, विपक्ष के बड़े नेता हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि भाई सीतापुर में पत्रकार की हत्या, जीएसटी का डिप्टी कमिश्नर कूद जाता है दबाव में, और थाना चौकियों में भयानक भ्रष्टाचार है। और जो सबसे अलग एक मुद्दा है कि बीजेपी के विधायक मनीष रावत ही सीतापुर में, सिधौली में एक गौशाला निर्माण में भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। इस बीच हमारे साथ 2 और नए मेहमान जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी महेश चंद द्विवेदी साहब जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए, होली की शुभकामनाएं आपको। नूतन ठाकुर जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और हाई कोर्ट की बड़ी वकील हैं। नूतन जी, आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, आभार आपका, और होली की शुभकामनाएं आपको भी। महेश चंद द्विवेदी साहब के पास मैं सीधे रुख करूंगा। द्विवेदी जी, जिस तरीके की घटनाएं हाल में देखने को मिली, और सीतापुर की घटना अपने आप में बड़ी गंभीर है कि अब जो भ्रष्टाचार है, पहले भी भ्रष्टाचार को रोकने वालों पे गोलियां चलती थी, उनकी हत्याएं होती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन इस पर बात करना तब बन जाता है जब ये बात की जा रही हो कि भाई जीरो टॉलरेंस है, माफिया का मर्दन हो चुका है, अपराध मुक्त है, और उसके बाद सीतापुर में एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, इसलिए गोलियों से भून दिया जाता है होली के चंद दिन पहले, क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। इसी तरह
जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर ने इसलिए आत्महत्या कर ली बकौल अखिलेश यादव और बकौल उनकी पत्नी कि उन पर कोई दबाव था कुछ गलत करने का। इस तरीके की घटनाएं क्या संदेश देती हैं और पुलिस की भूमिका कि अब तक जिस तरीके से पुलिस को टूट पड़ना चाहिए था, जांच करनी चाहिए थी राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या में या जीएसटी कमिश्नर के मसले पर, तो क्या पुलिस दबाव में है? एमसी द्विवेदी साहब अनम्यूट करिए, दर्शक आपको सुन नहीं पा रहे हैं। अनम्यूट है। बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। हाँ, और आपने दो विषय उठाए, एक तो उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के विषय में और दूसरा भ्रष्टाचार। तो लॉ एंड ऑर्डर का जहाँ तक सवाल है, जो घटनाएं आपने बताई हैं उनको इंडिविजुअली देखना चाहिए। सीतापुर की घटना बहुत ही गंभीर है और निश्चित रूप से ये लॉ एंड ऑर्डर पर असर करती है, और साथ ही साथ जो आप कहना चाहते हैं भ्रष्टाचार के कारण को एक्सपोज करने के कारण हुई, वो भी कारण उसका सही हो सकता है। दूसरी घटना जो आपने जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर की बताई, इसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर का सवाल नहीं है। अगर एक तो ये जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे वो ऑफिसर, जहाँ तक मैं समझता हूँ। नहीं, यूपी के हैं वो, और डिप्टी जो ये उत्तर प्रदेश का जो पहले आपके जमाने में वाणिज्य कर विभाग होता था वही अब जीएसटी हो गया है। एसजीएसटी सर, आपका स्टेट जीएसटी है। और मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं इंडिविजुअल लॉ एंड ऑर्डर को मैं नहीं ले रहा हूं। मेरा विषय यह है कि भ्रष्टाचार की वजह से ये गंभीर घटनाएं हो रही हैं और भ्रष्टाचार अब खूनी हो रहा है। भ्रष्टाचार की वजह से अब हत्याएं हो रही हैं या उस भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं दब के लोग मरने को मजबूर हैं। और जाहिर सी बात है, अगर ऐसा होगा तो फिर सवाल उठेगा कि जीरो टॉलरेंस वाला उत्तर प्रदेश, वहां इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? द्विवेदी जी देखिए, एक तो बात यह है कि जीरो टॉलरेंस का मतलब जीरो क्राइम नहीं होता। कभी क्राइम जीरो हो ही नहीं सकता, किसी भी सोसाइटी में कैसी भी हो। तो उससे मतलब नहीं है जीरो टॉलरेंस से जीरो क्राइम नहीं, क्राइम तो होगा और होता रहा है। कोई सोसाइटी नहीं कंप्लीटली रोक पाई है इसको। लेकिन जैसे जीएसटी के कमिश्नर का जो सुसाइड का केस है, उसको मैं तो एबनॉर्मल पर्सनैलिटी की बात कहूँगा। अगर मान लीजिए कोई दबाव डाल भी रहा था कोई, तो आपके पास रिज़ाइन करने का हमेशा वो रहता है, छुट्टी चले जाइए, रिज़ाइन कर दीजिए, आप घर बैठे पेंशन पाएंगे, कुछ ना कुछ सीनियर अफसर थे कुछ पाएंगे। तो ये तो एक एबनॉर्मल पर्सनैलिटी है जो इतने जल्दी ऐसा कर लेते हैं। इसके अगर दबाव था भी तो इसके लिए इसकी आवश्यकता नहीं थी। तो बाकी जो आपने राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या का मामला, अगर राघवेंद्र वाजपेयी भी पलायन कर जाते, वो खबरें नहीं लिखते या वो भ्रष्टाचार से समझौता करते, तो मुझे लगता है वो भी आजीवित होते। द्विवेदी जी वो तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जो राघवेंद्र वाजपेयी का मामला है वो गंभीर है और गंभीरता से शासन को लेनी चाहिए। उसको बहुत गंभीरता से उसका इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और पैरवी होनी चाहिए कोर्ट में। लेकिन जो ये केस दूसरा वाला, वो न तो भ्रष्टाचार में आता है न लॉ एंड ऑर्डर में आता है। ये तो एबनॉर्मल पर्सनैलिटी है जो कर लेती है सुसाइड। इतने सीनियर अफसर को ऐसा तो है नहीं कि वो खाने पीने को नहीं होगा, कोई कुछ भी कर सकते थे। फिर आपने जो और दो मसले उठाए, एक जो और तीसरा मसला और विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने आज उठाया कि उत्तर प्रदेश के थाना चौकियों में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा उन्होंने। भयानक भ्रष्टाचार है थाना चौकियों में और डिपार्टमेंट्स में। देखिए, मैं डिपार्टमेंट एज ए होल में तो मैं नहीं मानूंगा, न मैं जहाँ तक मेरा ज्ञान है उच्च स्तर पर या उच्चतम स्तर पर भ्रष्टाचार कम है पहले की गवर्नमेंट की अपेक्षा। बोरियों में नोट भर के और अटैचियों में रोज नहीं लोग ले जाते हैं जो पहले हुआ करता था। लेकिन ये सत्य है कि चौकी, थाना, तहसील और उस स्तर के लेवल पर भ्रष्टाचार पर कोई रोक नहीं लग पाई है। जैसे पहली स्थिति थी वैसी ही खराब चल रही है अभी भी स्थिति। जनरल पब्लिक से पूछने से ये बात पता चलती है। ये बिल्कुल सत्य है कि उस इंस्पेक्टर एंड बिलो लेवल पर कोई रोक नहीं है। लेकिन टॉप लेवल पर जहाँ तक सवाल है, अगर तुलनात्मक रूप में देखें पिछली गवर्नमेंट से, तो बहुत फर्क है। तो टॉप लेवल पर ऑनेस्टी है कंपेरेटिव, लेकिन वो ऑनेस्टी पर्कुलेट नहीं हो पा रही, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है नीचे पर। अब इसके लिए किसी एक व्यक्ति को नहीं दोष दिया जा सकता, समाज भी दोषी है और साथ साथ में यह है कि जो अधिकारी जिन्हें रोकना चाहिए वो भी दोषी है, वो नहीं रोक पा रहे हैं। तो
नहीं द्विवेदी जी, कौन से वैसे कारण है? मान लीजिए कि ऊपर बैठा अधिकारी ईमानदार है, वो बोरोमोबाइल नोट न ले रहा है न पहुंचा रहा है, लेकिन इंस्पेक्टर और बिलो लेवल का आदमी, जिससे आम आदमी का सरोकार रोज उसी से सरोकार होता है, वही आदमी, आम आदमी, इंस्पेक्टर, चौकी इंचार्ज, सिपाही, तहसीलदार, इन्हीं से मिलता है। उसका कोई प्रमुख सचिव साहब से मतलब नहीं है, डीजीपी साहब के यहाँ पहुंच भी नहीं पाता है वो। मुझे लगता है आप लोग आसानी से मिल लेते थे, अब आज के डेट में डीजीपी से मिलना कितना कठिन है ये आप बेहतर जानते हैं। तो जो नीचे का व्यक्ति है उसका तो साबका थाने से ही हो रहा, चौकी से हो रहा, तो उसको तो राहत नहीं मिली। बिल्कुल सही है, नीचे के व्यक्ति को राहत नहीं मिल रही है। मैं पहले ये बात स्वीकार करता हूँ कि गवर्नमेंट का जो भी मशीनरी है वो उस लेवल पर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। अब क्यों ना, मतलब उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, मतलब चाहे दूसरे कामों में बिजी है ज़्यादा, या गवर्नमेंट की इमेज बनाने में बिजी है, जो भी करने में बिजी हो, लेकिन यह है कि उतना उस पर ध्यान कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। और अच्छा द्विवेदी जी, आप ये मानते हैं क्या? द्विवेदी जी, मैं माफी के साथ में फिर आपको टोक रहा हूँ बीच में, क्या आप मानते हैं कि थाना चौकी ठीक किए बिना किसी गवर्नमेंट की इमेज बन पाएगी क्या? अगर आम आदमी जो 80-90% लोगों का, बल्कि 95-98% लोगों का सबका थाना चौकी से ही पड़ता है, तहसील से ही पड़ता है, तो क्या वो लाख ऊपर के लोग अगर लीप पोत कर प्लास्टर करें, इमेज बनाए, तो क्या बन पाएगी इमेज? नहीं, इसलिए जनरल पब्लिक को तो ये है परेशानी। किसी से बात कीजिए तो कहते हो परेशानी है, भ्रष्टाचार है, थानों में है, तहसील में है, उस लेवल पर हर जगह, सब डिपार्टमेंट से, किसी एक डिपार्टमेंट के नाम में से कोई। तो ये तो बिल्कुल सही है कि वो कंट्रोल नहीं हुआ है, और अब इसके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कुछ, जो भी तरीके बीइंग ए सीनियर अफसर, आपसे अगर मुख्यमंत्री जी कहें कि भाई द्विवेदी जी आप बताओ कैसे हम ठीक करें, तो क्या करना चाहिए? देखिए, उस दिशा में जो मतलब ध्यान देने की बात है, अधिक ध्यान या अधिक, ये सिर्फ ये है कि एक केस को मैं किसी को सस्पेंड कर दिया, उससे काम नहीं चलता है। वो तो डे टू डे नज़र रखने की बात है। जब पब्लिक शिकायत करती है तो उसको जांच की जाए, उसके लिए कार्रवाई और उचित कार्रवाई की जाए जो दूसरों को उदाहरण बने। कुछ केसेस ऐसे होने चाहिए जिससे कि दूसरों के लिए उदाहरण बने। पूर्व पुलिस महानिदेशक महेश चंद्र द्विवेदी साहब ने कही, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और मेरे साथ नूतन ठाकुर आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, लगातार वो जुड़ी हुई हैं। अगर नूतन जी तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो मेरा सवाल यही है कि नूतन जी, आप समाज में काम करती हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, वकील भी हैं। भ्रष्टाचार का पैमाना, जैसे द्विवेदी जी ने कहा कि अपर लेवल पर जो भ्रष्टाचार है उसमें कमी आई है, अफसर जो बोरो नोट भर कर ले जाते थे अब नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन नीचे के भ्रष्टाचार पर लगभग कमोबेश पुरानी सरकारों जैसी स्थिति है। नूतन जी, नूतन ठाकुर जी सुन रही हैं क्या आप हमें? नूतन ठाकुर से संपर्क हो नहीं पा रहा है और कुछ तकनीकी व्यवधान के कारण उनसे बात नहीं हो पा रही। हम एक ब्रेक ले रहे हैं। कब जलेगी भ्रष्टाचार की होली, यही अहम सवाल है। और ब्रेक से पहले तमाम मेहमानों ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। महेश चंद्र द्विवेदी ने कहा कि भाई इस पर आक्रमण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो अपर लेवल का भ्रष्टाचार था पिछली सरकारों की तुलना में कम हुआ है। पहले अधिकारी नोटों के बोरे लेकर जाते थे, अब वैसी स्थिति नहीं, लेकिन नीचे थाना चौकी तहसील का भ्रष्टाचार अभी वैसा ही है। हमारे साथ नूतन ठाकुर, इस देश की जानी मानी आरटीआई एक्टिविस्ट, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ गई हैं। नूतन जी, बहुत एक बार फिर से स्वागत आपका। सीधे रुख नूतन जी की तरफ। नूतन जी, जब आप समाज में जाती हैं तो किस तरीके के भ्रष्टाचार, किस तरीके की चीज़ें दिखती हैं और उन पर जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो सरकारी तंत्र का रवैया है, या आप कहें कि किस तरीके से उसको ट्रीट करते हैं लोग? और जो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आरटीआई वगैरह आप लगाती हैं तो उनका रिस्पांस क्या है? नूतन जी, पहले सवाल का मैं ये कहूंगी कि जो भी भ्रष्टाचार, ये कहने को हर बार होता है कि कम हो गया, जीरो टॉलरेंस की बात होती है, तमाम ये दावे किए जाते हैं कि करप्शन
नहीं है, हो रहा है या कम हो गया, बड़ी ईमानदारी से सरकार चल रही है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि भ्रष्टाचार ना पहले खत्म हुआ था ना अब खत्म हुआ है, बल्कि समय के साथ आप देखिए तो हर चीजों के रेट जैसे बढ़ते हैं वैसे भ्रष्टाचार में रिश्वत के भी रेट बढ़ते हैं। जी। और अगर आप जितनी सख्ती की बात करिए, कानून व्यवस्था की, बाकी चीजों की, रेट उतने ही दुगुने, तीन गुने, पांच गुने हो जाते हैं। और हर विभाग में भ्रष्टाचार है। अगर आप आम पब्लिक से बात करिए तो वो यही कहेंगे कि जिस काम के लिए हम पहले अगर 500 देते थे तो अब 4 गुना 5 गुना पैसे देने पड़ रहे हैं। तो भ्रष्टाचार कहीं खत्म नहीं हुआ है, पुलिस का फोकस में आता है, क्योंकि अगर कहीं से भी आप के साथ अन्याय हो रहा है या आपको लगता गलत हुआ है तो आपका पहला फोरम पुलिस थाना ही होता है। तो अब अगर उसकी भी बात करिए तो पुलिस थाने में जिस तरह द्विवेदी सर कह रहे थे कि निचले लेवल पे तो है, ऊपर नहीं है करप्शन। हो सकता है कि ना हो ऊपर लेवल पे करप्शन, लेकिन करप्शन केवल मेरा मानना है आर्थिक ही नहीं होता है। कई बार करप्शन भांति भांति के होते हैं। पार्शियलिटी करना भी मुझे लगता है एक बड़ा करप्शन है, क्योंकि अगर आप जब भी कोई पीड़ित जा रहा है और आप देख रहे हैं कि वो कौन है, क्या है, किस पार्टी से जुड़ा है, और उसके आधार पे काम करते हैं। थाने में अगर आप जाति धर्म भी FIR देखते हैं लिखवाने क्या? जाइए तो जाति धर्म भी ये देखते हैं क्या नूतन जी? जी, ये नहीं कहा जाएगा, मतलब कि नियम से तो थाने जाते हैं, आपकी तहरीर से ऑफेंस बनता है, लिख जाना चाहिए। लेकिन अगर आप थाने जाइए तो कहा जाएगा अधिकारियों से बिना बात किए हम FIR नहीं लिखेंगे। तो जब अधिकारी से बात करके FIR भी लिखनी है तो ये कहना कि अधिकारियों के नॉलेज में चीजें नहीं है, वो मुझे नहीं लगता सही है। और नियम से उत्तर प्रदेश में इसी से समझा जा सकता है कि काफी टाइम से तो मुझे लगता है कि अगर जो सबसे महत्वपूर्ण पद DGP का होता है, द्विवेदी सर के टाइम में तो ये श्योर रहता था कि जो सीनियर होंगे या उस रैंक पे हैं तो उन्हीं में से कोई चयन होंगे। जब डेविएट होने लगा तो नियमावली बनी, ये हुआ कमेटी बनेगी। अब व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए ही मैं कहूंगी कार्यवाहक DGP की परंपरा चली। सालों साल आप कार्यवाहक DGP मतलब पूर्ण DGP यूपी में दिखा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम जिनको चाह रहे हैं तैनात करना वो एलिजिबल नहीं है उस रैंक के, तो कार्यवाहक बना दिया। कार्यवाहक के बाद फिर हमको उन्हीं व्यक्ति विशेष को बताना है, तो जो नियम बने उसमें भी था कि UPSC के पास नाम जाएंगे, चयन होगा। वहां भी डेविएट करके स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ अपनी नीति ले आई। तो कई ऐसी चीजें हैं, सेवा में भी ऐसे ही तमाम ऊपर के पद देखिए अगर, तो वहां भी एक जो कोई भी व्यक्ति सर्विस में आता है वो फेयर चांस की उम्मीद करता है, कैपेबल होता है। हर व्यक्ति की इच्छा होती, वहां करप्शन इशू नहीं है कि हम बहुत पैसे कमा लेंगे, एक सम्मान भी उस पद से जुड़ा होता है। जब भी नौकरी कोई ज्वाइन करता है तो चाहे IAS हो वो सोचता है मुख्य सचिव तक जाएंगे, IPS है वो DGP बनना सोचता है। लेकिन वहां भी अब आप ये नहीं कह सकते कि आप बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हैं, कैरियर भी बहुत अच्छा है, काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी जो नियुक्ति प्रक्रिया प्रणाली ही है, जब वो गिव टेक के आधार पर ही मैं कहूंगी, नहीं तो कोई एक ही व्यक्ति ऐसा नहीं मुझे लगता है कि हो जो साल दर साल एक ही पद पे रहे और कोई मिलता ही ना हो। पहले भी था 2 साल 3 साल पे चेंजेस होते थे। अब उत्तर प्रदेश में देखिए तमाम ऐसे पद है जहां सालों साल एक ही अधिकारी काम कर रहे हैं जो की पद है, तो निश्चित रूप से उसका असर कहीं ना कहीं तो पूरी व्यवस्था पे पड़ता है। और उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे अगर आप देखिए तो मुझे तो लगता है वो पुलिस स्टेट की तरफ जा रहा है कि वहां उससे नहीं मतलब है कि आपको लॉ क्या कहता है, हम जो कह रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं, हमको वही करना है, उस दिशा में काम चल रहा है। तो निश्चित रूप से उसका कुछ ना कुछ खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात दूसरा कही जो आपने RTI की बात कही, तो RTI मांग लीजिए, आपको सूचना मिलेगी, नहीं मिलेगी भी तो बहुत मामूली, जहां अगर विपक्षी पार्टी के के टाइम के संबंधी तो सूचना भले मिल जाए, अभी तो सूचना में आपको इतनी बता दी जाएंगी कि फला सेक्शन से बाधित है, नहीं दी जा सकती, और अगर किसी से नहीं है तो बहुत विस्तृत। ठीक है, ठीक है।
बड़ी महत्वपूर्ण बात नूतन जी ने कही। चूंकि मेरे पास अब कुछ सेकंड बचे हैं इस कार्यक्रम में, तो मैं जयप्रकाश जी से 10 सेकंड की एक टिप्पणी चाहूंगा। अभी नूतन जी ने कहा कि ये पुलिस स्टेट की तरफ जा रहा है, पुलिस संचालित राज्य। आप क्या मानते हैं? आप एक पूर्व पुलिस अधिकारी हैं, जयप्रकाश। नहीं, देखिए, जहां तक पुलिस में भ्रष्टाचार की और उस पे नियंत्रण की बात है, तो जिले का जो अफसर होता है, पुलिस अधीक्षक, उसकी भूमिका बहुत ज्यादा होती है। यदि वहां पारदर्शिता है और वो पब्लिक से मिलते रहते हैं, जो उनके डिप्टी एसपी हैं, एडिशनल एसपी हैं, पब्लिक से मिलते रहते हैं, तो थानों पर स्वाभाविक रूप से नियंत्रण बना रहता है। जो शिकायतें आती हैं, उन शिकायतों का निवारण जिले के स्तर से होता रहे, ठीक है, तो थाने को पारदर्शी बनाया जा सकता है, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक बात है, ठीक बात है जी। वो एक छोटी यूनिट है, उसी यूनिट पर ही इसको दूर किया जा सकता है। इस पर यदि एसपी चाहे तो निश्चित थाने प्रभावशाली हो सकते हैं। थैंक यू। हयात उमर, अंतिम टिप्पणी इस कार्यक्रम की। अभी नूतन जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस स्टेट की तरफ जा रहा है, इससे आप क्या समझते हैं? सही बात है। आज की तारीख में आप पूरा जो सरकार की व्यवस्था है वो लाठी से हाँकी जा रही है, बुलडोजर से हाँकी जा रही है। कोई चीज नहीं, कोई कानून नहीं, कोई नियम नहीं, कोई संविधान नहीं, कोई न्याय नहीं। जो पुलिस कर रही है वही ठीक है। यहां तक कि अदालतों से जमानत मिलना उन केसेस में भी जिनमें कि बहुत आसानी से पहले हो जाता था, बहुत असंभव हो गया है। मैं आपको छोटी सी उदाहरण दे दूं। 2019 में एक हमारे पत्रकार साथी पवन जायसवाल, जो आपके बलिया के थे, शायद मिर्जापुर के, उन्होंने खुलासा किया था मिड डे मील में नमक रोटी का। सरकार ने उसमें दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पवन जायसवाल के खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज करवा दी थी। अब आप समझ सकते हैं कि जब सरकार का हाथ अगर भ्रष्टाचारियों के ऊपर रहेगा, उनका समर्थन रहेगा, ये होगा कि तो सरकार को बदनाम कर रहे हैं। चाहे वो हाथरस कांड हो, जिसमें कप्पन सिद्दीक को जमानत लेने में 6 महीने लगा, बाद में सुप्रीम कोर्ट से उसको न्याय मिला। बहुत शुक्रिया हयात साहब। अब मैं आगे कार्यक्रम नहीं बढ़ा सकता। बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी, महेश चंद्रवेदी, आरिफ किदवई, नूतन ठाकुर और तमाम उन दर्शकों का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद जिन पवन जायसवाल का जिक्र अभी हयात उमर ने किया। वो अपने अंतिम दिनों में कैंसर से जूझते हुए घिसट घिसट कर इस दुनिया से गए, और गुनाह क्या था उनका? उन्हें कोई सरकारी सहायता भी नहीं मिली। गुनाह सिर्फ ये था कि वो सच को सच कहते थे। राघवेंद्र वाजपेयी इस दुनिया से इसलिए गए, दैनिक जागरण के सीतापुर के पत्रकार, कि वो भ्रष्टाचार उजागर करते थे। 5-7 गोलियां मार दी गई। कैसे चलेगा लोकतंत्र? और भ्रष्टाचार, जब मीडिया, सारा तंत्र ही जब एक ही ढपली बजा रहा हो, तो भ्रष्टाचार पर चोट करेगा कौन? नमस्कार।